हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 13, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। जी हां, जिसका हम लेकर आए एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो इसको हम लोग वन शॉट रिवीजन भी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, वो भी किसके लिए? आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन कर लोगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो आइए चालू करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, उस रिवीजन के अंदर दोनों तरह के जो समानुपात हम लोग करने वाले। कौन सा वाला? पहला तो है प्रत्यक्ष, पहला है प्रत्यक्ष समानुपात, और जो दूसरा है वो आएगा प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात है ना, इसको हम सीधा समानुपात भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैं दोनों को थोड़ी डेफिनेशन बता दूं कि यहां पर मैं इसलिए इसको लेकर आया हूं क्योंकि एक बार हम लोग ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हमको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे मान के चलिए कभी दो ए और बी समानुपाती है या ए बी के समानुपाती है, तो यहां पर ए बढ़ता है जिस अनुपात में बी भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, या बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। ठीक है ना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। और प्रतिलोम समानुपात में होता है कि एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। यहां पर दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। क्वेश्चन को समझ के उसके अंदर क्या दिया हुआ है उसका हमें अंदाजा क्वेश्चन को पढ़ के ही लगाया जा सकता है। तो चलिए यहां पर एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, और अगर आपको इसको पूरा देखना है तो हमने इसका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने एक एक क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारा रिविजन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जो कि आपके सामने इस तरह से 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंबे की छाया। देखिए यहां पर एक बिजली का खंबा है, यह बिजली का खंबा है जो कितना ऊंचा है? 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उसकी जो छाया पड़ रही है वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, उसकी जो छाया है वो 10 मीटर है। सामान्य स्थिति में एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार 14 मीटर की जो छाया है वो 10 मीटर है, तो भाई पेड़ है उसकी छाया, तो पेड़ जो है, पेड़ की जो छाया है वो तो कितनी है? 10 मीटर से तो ज्यादा है ना। तो पेड़ भी जाहिर सी बात है क्या होगा? 14 मीटर से तो बड़ा ही होगा ना पेड़। तो बस लॉजिक क्या है, अगर मैं छाया बढ़ा रहा हूं तो पेड़ भी तो बड़ा होगा। कौन सा है? यहां पर हमारा प्रत्यक्ष समानुपात। तो बस कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और यहां पर हमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग अरेंज करते हैं, तो बस अरेंज कर देते हैं। तो चलिए यहां लिखेंगे माना, हल में आएंगे, यहां लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई x, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे दोनों चीजों को हमको जमाना है, पेड़ की ऊंचाई और खंबे की ऊंचाई। लेकिन हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर ऊंचाई लिख देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ऊंचाई और यहां पर छाया। ठीक है, तो पहले जब ऊंचाई बात कर रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे? ऊंचाई बात कर रहे थे। तो हम पहले जिसकी बात की थी, तो भाई 14 मीटर ऊंचा खंबा था, तो जिसकी जो छाया है वो कितनी थी? 10 मीटर। तो ऊंचाई भी मीटर में है यहां पर, और छाया भी मीटर में है यहां पर। ठीक है, और अगर यहां पर पेड़ की जो छाया है वो 15 मीटर अगर जा रहा है, यहां पे आप लिख लो खंबा, और यहां लिख लो आप लोग पेड़।
ठीक है ना। तो यहाँ पे खंबे की ऊंचाई 14 और खंबे की छाया कितनी है 10। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई निकालना है और पेड़ की जो छाया है वो 15 मीटर है। तो चलिए ये कौन सा अनुपात है, यह हमारा प्रत्यक्ष अनुपात है, यह प्रत्यक्ष अनुपात है, यह प्रत्यक्ष समानुपात लिख लो, प्रत्यक्ष समानुपात है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 14/10 बराबर x/15। बस अब 15 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 14/10 बराबर x। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 3 गुणा 7 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया, 21 मीटर। तो भाई मैंने क्या बताया था कि अगर पेड़ की छाया बड़ी होगी तो पेड़ भी बड़ा होगा। बस यही तो हमें क्वेश्चन में करना था। तो बस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमने खत्म किया है, अभी तो रिवीजन के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो बस रिवीजन करना है कि नहीं जल्दी, तो जल्द से जल्द रिवीजन करो और रिवीजन को भी फटाफट खत्म करना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है ना, मतलब एक जो रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। तो हमें इसके अंदर 2 पॉइंट है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दूसरा है कि वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहली बात, एक रेलगाड़ी है, यहां पे मैं लिखता हूं घंटा या घंटे और यहां लिखता हूं मैं किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर अगर मैं 1 घंटा, मतलब आप एक काम करो, 1 घंटे कर दो 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है। तो 20 मिनट में अगर मैंने उसको मिनट को कम कर दिए तो यहां किलोमीटर भी कम होंगे ना, मतलब किलोमीटर भी यहां पर कितने होंगे, कम होंगे। मतलब अगर 60 में 75 चल रही है तो 20 में तो और कम चलेगी ना। तो कौन सा है, ये भी प्रत्यक्ष अनुपात है, तो प्रत्यक्ष समानुपात है। तो चलिए इसको हम लोग जमाते हैं, पहला वाला। तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसको जमाने के लिए हम लिखते हैं रेलगाड़ी, या ऐसा लिख लो, चलो यहां लिख लो कुछ ऐसा जमाओ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब यहां पर ज्यादा सोचने की बात तो नहीं है, पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ना। हम लोग रेलगाड़ी की चाल को यहां पर हम लोग लिखेंगे किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद यहां पर समय मिनट में, काय में, मिनट में, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जमा आप अपने हिसाब से सकते हो, यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि जैसा मैं जमा रहा हूं आपको वैसे ही जमाना है। देखो 75 किलोमीटर 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है ना, समय हमने मिनट में लिया है। तो मुझे बताया है कि 20 मिनट में वो कितना चलेगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको, ये कौन सा अनुपात है, ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 75/60 बराबर x/20। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 20 को आप इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 75/60 गुणा 20 बराबर x। 0 से 0 कैसे गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x बराबर हो गया 25 किलोमीटर। मतलब 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर चलेगी। यहां तक तो हमारा हो गया क्लियर, क्योंकि मैंने तो बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि अगर यहां पर अगर 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर चलेगी। आया ना समझ में। मतलब अगर मैं मिनट कम करूंगा तो मेरी जो किलोमीटर है वो भी कम हो जाएंगे। तो बस यही एक लॉजिक था, समझ में आया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, अगर
250 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करती है ना, हम एक यहां पर हमने एक चीज मिस कर दी, हम लिखेंगे माना कितनी दूरी तय करेगी, हम माना x किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ऐसा लिख लिया मैंने, तो आप लोग भी इसको लिख लेना, माना x किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमने लिख देंगे अथवा 75 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करेगी। ये तो हो गया पहला। अब आता है दूसरे की बारी। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में मेरे को जिस जिस चीज की जरूरत है मैं उसको लिख लेता हूं, बाकी सब हटा देता हूं, है ना। दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में बोला है कि वो 250 किलोमीटर की दूरी, मतलब वो 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी करेगी। देखिए अगर मैंने यहां पर किलोमीटर बढ़ा दिए तो यहां पर जो समय है वो भी तो बढ़ेगा, याद करो। अगर समय बढ़ा रहा हूं तो किलोमीटर बढ़ा रहा हूं तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा। तो यहां पर कौन सा अनुपात हो रहा है, यहां पर भी प्रत्यक्ष समानुपात हो रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे कि माना x मिनट का समय लगेगा, माना x मिनट का समय लगेगा। चलिए क्या करेंगे, 75/60 बराबर 250/x। अब थोड़ा सा इसको आप उल्टा कर दो तो यहां हो जाएगा 60/75 और ये हो जाएगा x/250। ठीक है ना। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 15 चौको 60। तो यहां हो जाएगा 4 गुणा 5 और ये हो जाएगा 205 बराबर x। तो ये हो जाएगा 55 25 और ये 4 पंजे 20। तो कितना हो गया, 200 मिनट। 200 मिनट को मैं लिख सकता हूं, 200 जो मिनट हैं उनको मैं लिख सकता हूं कि देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 हो जाएंगे, तो 3 घंटे में 180। तो यहां लिखूंगा 180 प्लस 20, है ना। यहां पे लिख लूंगा मैं 180 प्लस 20, तो 180 प्लस 20 मतलब 180 को लिख लूंगा मैं 3 घंटे, 180 को मैं लिख लूंगा 3 घंटे 20 मिनट। तो हम लोग लिख लेंगे 3 घंटे 20 मिनट, है ना। तो 3 घंटे 20 मिनट, है ना। मतलब अगर मैं रेलगाड़ी का जो किलोमीटर बढ़ा दूंगा तो यहां पर पहुंचने का जो समय है वो भी बढ़ जाएगा। तो यही लॉजिक है, यही क्वेश्चन के अंदर है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो यही हमारा जो प्रत्यक्ष समानुपात होता है ना, उसका मेन जो लॉजिक है ना वो यही है। तो आप लोगों को भी यही समझना है और अपने दिमाग में रखना है कि दोनों जो क्वेश्चन है हमारे सीधा और प्रतिलोम समानुपात है, उसके अंदर दोनों क्वेश्चनों के अंदर जो डिफरेंस है अगर आप उसको समझ जाओगे तो अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो इसी तरह से ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप भी मत भूलिएगा और देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम अपने रिवीजन में शामिल किए हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि आपके घर में एक पेंट होने वाला है, ठीक है, आपके घर में पेंट होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेंट का डब्बा है और आपके घर में जो कलर होने वाला है, मान के चलिए आपके घर में पिंक कलर होने वाला है, ठीक है। तो जो बेस हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, है ना। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये बेस आपका 8 है। अब आपने बोला भैया एक काम करते हैं, पिंक कलर का डब्बा खरीदने के लिए क्या करें, एक काम करो व्हाइट कलर का डब्बा ले आते हैं। अब उसके बाद एक स्टेनर आता है जो कुछ लाल कलर का होता है, ठीक है, लाल कलर का होता है। और यहां पर मैं अगर उसकी एक बूंद डालता हूं तो ये कुछ पिंक हो जाएगा। अब मेरा काम तो हो गया, मतलब 8वें भाग में लाल रंग का एक भाग डाला तो ये पिंक हो गया। अब आपका एक कमरे का काम तो हो गया। अब आपने बोला कि भाई अब क्या करूंगा, अब मैं आगे भी कराना है, तो मेरे पास लाल रंग तो है, मतलब लाल रंग की 4 बूंदें मिलाऊंगा तो बेस कितना रखना पड़ेगा, 7 बूंदें मिलाऊंगा तो बेस कितना रखना पड़ेगा,
12 बूंदे मिलाऊंगा तो बेस कितना रखना पड़ेगा, और 20 बूंदे मिलाऊंगा तो बेस कितना रखना पड़ेगा। मतलब कहने का बात यह है कि अगर यहां पर अगर लाल रंग के पदार्थ को अगर मैं बढ़ाता जाता हूं तो नीचे जो मिश्रण है उसके कितने भागों को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे मुझे क्वेश्चन के अंदर वही आंसर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे A1, A2, A3 और A4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मेरा A1, A2, A3 और A4 की अगर वैल्यू निकल गई तो समझ लीजिए कि यहां पर जो मुझे बेस है, मतलब जो मिश्रण है, उतनी उतनी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे 1/8 बराबर 4/A1। तो यहां पर क्या होगा, A1 इधर आ जाएगा तो A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 32। A1 कितना हो जाएगा 32, हम लिख लेंगे A1 32, ये हो गया A1। वैसे ही 1/8 बराबर 7/A2, तो A2 इधर आ जाएगा तो A2 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 7, तो 7 8 56, ठीक है, यहां हो जाएगा 56, 56 कितना आ गया A2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब निकालते हैं 12/A3, तो A3 यहीं रखेंगे और ये हो जाएगा 12 इंटू 8, तो 12 8 96, तो ये हो जाएगा A3। और अब बचा लास्ट 1/8 बराबर 20/A4, ठीक है, तो A4 को इधर लाएंगे तो A4 हो जाएगा 20 इंटू 8, 8 दूनी 16, 160, ये हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा A4। तो देखा आप लोगों ने, यहां पर जब हमने एक भाग मिलाना था तो भाग रखा था 8, 4 भाग मिलाना है तो 32, 7 रखा है तो 56, 12 है तो 96 और 20 रखा है तो 160। मतलब यहां पर हमारा जो बेस है, मतलब हमारा जो मिश्रण का जो भाग है वो बढ़ाने पर यहां पर लाल रंग के भाग को भी हमने बढ़ाया, तो हमारा इस तरह से आंसर क्या हुआ, बिल्कुल ठीक आ गया। और इनके बीच में जो अनुपात है ना वो भी क्या है, बराबर होता है। कैसे, ये 1/8 है, 8 4 एकम 4, 4 8 32, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। 7 8 56, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। 12 8 96, ये भी 1/8 हो जाएगा, और ये भी 1/8 हो जाएगा। तो यहां पर सारे अनुपात है वो देखो सारे बराबर आ रहे हैं, तो ये भी एक पहचान होती है हमारे प्रत्यक्ष समानुपात की। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमने अपने रिवीजन में लिए ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको, इसलिए हम बार बार आपका ख्याल रखते हैं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को लेकर 20,000 गुना आवर्धित किया जाता है तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? देखिए यहां पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन हो सकता है आपके सर के ऊपर से भी चला जाए, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है ना वो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, है ना। इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप में इसको इतना, मतलब इसके लेंस को इतना बढ़ाया जाता है, आवर्धित किया जाता है कि वो जो बैक्टीरिया है ना वो दिखने लगता है। और फिर वो दिखने लगता है तो जब इनने उसको 50,000 गुना आवर्धित किया तब जाके वो 5 सेंटीमीटर का हुआ। मतलब 50,000 गुना बढ़ाने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिखी। अब जाहिर सी बात है कि जब उसको मैं आवर्धित ही कम करूंगा 20,000, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर से तो कम होगी ना। आया लॉजिक समझ में भाई? अगर मैं इसको आवर्धित कम करूंगा तो यहां पर जो उसकी जो बैक्टीरिया की लंबाई है वो भी तो कम दिखेगी ना। तो बस यही लॉजिक है और ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात है। अब हम लिखेंगे तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। हम आते हैं हल पे, हम लिखेंगे माना उसकी आवर्धित लंबाई, माना उसकी आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई क्या है
x है, ठीक है ना। तो अब यहां लिखेंगे जीवाणु का फोटोग्राफ आवर्धित करने पर, ठीक है ना, या आवर्धित लंबाई, जीवाणु की आवर्धित लंबाई, ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो जीवाणु के फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई, ऐसा भी लिख सकते हो। जीवाणु का चित्र या फोटोग्राफ आवर्धित करने पर, आवर्धित करने पर, ठीक है ना, आवर्धित करने पर, है ना। लंबाई यहां पे लग जाएंगे, लंबाई काय में, मीटर में। ये जो मैं बता रहा हूं ये आप अपने हिसाब से भी जमा सकते हैं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल वैसा ही जमाना है, कुछ भी नहीं है। बस आपको जो लिख रहे हो ना वो चीज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 50,000 गुना जब बढ़ाया तो इसकी लंबाई कितनी हो गई थी, 5। तो अगर मैं 20,000 गुना अगर उसको मैं बढ़ाता हूं तो लंबाई क्या होगी, उसको हमने x ले लिया। बस यही क्वेश्चन के अंदर था। अब हम क्या करेंगे, 50,000 गुना और यहां लिख लेंगे हम लोग 5, और इसको लिखेंगे 20,000 गुना और इसको लिख लेंगे यहां पर x। देखिए ये तो कट गया, यहां बचा 10। तो अब आप इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/10,000 और यहां लिखेंगे x/20,000। अब ये 20 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 20,000 बराबर 10,000 वो बटा 10,000 बराबर x। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 2 मीटर। मतलब जब मैं बैक्टीरिया को 20,000 गुना आवर्धित करूंगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। क्योंकि 50,000 को तो कर रहे थे तो 5 मीटर, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं आवर्धित थोड़ा कम करूंगा तो बैक्टीरिया की लंबाई भी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो बस यही लॉजिक होता है क्वेश्चंस के अंदर, हमें बस समझना पड़ता है। और उसके बाद क्वेश्चन को देखा आपने, आसान कितना है इसको सॉल्व करना। बस ये जो जमाता हूं ना आप लोग अपने हिसाब से भी जमा सकते हैं, बस जो जमाया है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे और कुछ नहीं, इसके अंदर ध्यान रखना है। तो है ना कितने सरल क्वेश्चन। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। अगले क्वेश्चन में दिया है एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या होता है कि हम कभी भी कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकली बनाते हैं, है ना, एक बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं तो हम लोग उसका मॉडल जरूर तैयार करते हैं। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है कि यहां पर जो हमने मॉडल जहाज बनाया है और जो वास्तविक जहाज है दोनों के अंदर डिफरेंस मीटर और सेंटीमीटर का है। क्योंकि अगर मैं घर पे जब जहाज बनाऊंगा एक मॉडल में तो उसका यूज सेंटीमीटर में करूंगा, और जब बड़े पैमाने पर जब जहाज बनाऊंगा तो उसमें यूज करूंगा मैं मीटर में। तो यहां पर 2 जहाज की बात हो रही है और दोनों जहाज में जो दोनों चीजें ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली और जो मॉडल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उन्हीं डिफरेंस के लिए हम एक क्या बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे। और उसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है तो मॉडल जहाज की लंबाई कितनी होगी। हम लिखेंगे हल माना मॉडल जहाज की लंबाई, मॉडल जहाज की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि मॉडल जहाज हमें उसका जो मस्तूल था वो भी सेंटीमीटर में था। चलिए अब हम बनाएंगे मॉडल जहाज और वास्तविक जहाज। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मॉडल जहाज में किन किन चीजों की बात करेंगे। यहां पर मॉडल जहाज में हम लोग बात करेंगे उसका मस्तूल की, मॉडल जहाज में हम बात करेंगे उसके मस्तूल की। तो यहां हो जाएगा मस्तूल और ये हो जाएगी लंबाई।
ठीक है, जहाज की लंबाई। देखिए मस्तूल मतलब जब हमने मॉडल जहाज की बात करी थी तो उसका मॉडल जहाज था वो 9 सेंटीमीटर था, ठीक है, लेकिन वास्तविक जहाज में मस्तूल 12 मीटर है। मस्तूल क्या होता है भाई? ये जहाज होता है, तो जहाज के ऊपर आपने देखा होगा पहले कुछ ऐसे पर्दे लगे हुए होते थे जहाज में, ये कहलाता है मस्तूल, ठीक है ना, ये जहाज का मस्तूल होता है। अब उसके बाद जहाज की जो लंबाई है, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की लंबाई हमने x तो ले ही ली है, तो यहां पे हमने इस लॉजिक को समझा और उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहां हो जाएगा 9/12 बराबर 8/28। बस अब 28 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 28 गुणा 9/12 बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 28। कितनी बार में आता है ना? 7 चौको 28 है, 4 सत्ते 28 और 7 तिया 21। तो x बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि x कितनी ली थी हमने? मॉडल जहाज की लंबाई हमने ली थी सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? सेंटीमीटर में। तो बस यही क्वेश्चन के लॉजिक थे। बस यहां पर देखो, अगर यहां पर हमने जहाज सेंटीमीटर में था तो यहां पर मीटर में उसका मस्तूल था, तो अगर यहां पर 28 मीटर जहाज की लंबाई है तो उसकी सेंटीमीटर भी हमने लंबाई ज्यादा ली होगी, तो 21 सेंटीमीटर उसका आंसर आ गया। तो बस बने रहिए, कहीं मत जाइए, हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो और भी क्वेश्चन अभी हमें करना है और रिवीजन को बनाए रखना है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? देखिए रश्मि है, रश्मि मतलब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक ऐसा करके समझाता हूं कि मान के चलिए कि हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक मानचित्र बनाते हैं। तो मानचित्र में होता क्या है? मानचित्र में ये होता है कि हम जो दूरी देखते हैं और वास्तविक में जो दूरी देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है ना। तो बस सेम क्वेश्चन हमारा भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि रश्मि क्या कर रही है? मानचित्र में एक दूरी देख रही है, तो वो मानचित्र में वो पैमाने में जो दूरी है ना वो 1 सेंटीमीटर है, पर एक्चुअल में वो जो दूरी है ना वो 18 किलोमीटर निरूपित होती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो मुझे मानचित्र में दूरी क्या होगी वो मुझे निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, तो हम हल लिखते हैं। हल माना मानचित्र में तय की गई दूरी, या माना मानचित्र में दूरी x सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर है। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे सड़क की मानचित्र में दूरी, सड़क की मानचित्र में दूरी और सड़क की वास्तविक दूरी, सड़क की वास्तविक दूरी, है ना। चलिए क्या है, यहां पर सड़क की बात हो रही, तो सड़क की मानचित्र में दूरी और सड़क की वास्तविक दूरी, तो यहां पर हम लोगों ने दोनों लिख ली। अब देखिए यहां पर ये चीज जो मैं आपको बताता हूं ये तो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए अब देखिए यहां पर क्या है कि पैमाने पे मानचित्र में दूरी कितनी थी? 1। यहां पर हम लोग लिख लो सेंटीमीटर और ये किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जब निरूपित करती है तो 18, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो अपनी गाड़ी से, है ना, सड़क पर 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो मानचित्र में उसकी दूरी क्या होगी ये मुझे बताना है। देखिए यहां पर वो 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र में देखती है, तो वास्तविक में वो दूरी 18 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर
अगर ये दूरी मतलब वास्तविक में 72 किलोमीटर है तो मानचित्र में भी तो ज्यादा होगी, मतलब अगर मैं यहां ज्यादा बात कर रहा हूं तो यहां पर भी ज्यादा होगी। तो बताइए कौन सा अनुपात हुआ? ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात हुआ। तो चलिए हम लोग लिखेंगे अतः ये प्रत्यक्ष समानुपात है। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 1/18 बराबर x बटा 72। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बस अब 72 को ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर x आ जाएगा। अब कैंसिल करिए, 18 चौक 72, तो x का मान कितना आ गया 4। चूंकि मानचित्र की दूरी बात हो रही थी, मानचित्र की दूरी, तो मानचित्र में दूरी कितनी आई है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, पर कुछ कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, ये हमारा इसके अंदर ये जो फॉर्मेट होता है इसके अंदर वैल्यूज को रखना, और बस अगर वैल्यू रखा जाती है तो कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व भी तो करना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये हमने इसको कर लिया सॉल्व। हम लिखेंगे अतः सड़क, अतः मानचित्र में दूरी, अतः लिखेंगे उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। हम लिखेंगे अतः उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन के अंदर जो चीजें पूछी थी वो हमने किया, और यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहां पर आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे किया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर, देखो माल से लदा हुआ एक ट्रक है, ये ट्रक है, ये 25 मिनट में कहां पहुंच जाता है, ये 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो भाई हो गया। अब क्या बोला है कि वही समान चाल से चल रहा है तो 5 घंटे में, 5 घंटे में, देखो 25 मिनट में तो 14 किलोमीटर, भाई 5 घंटे में तो किलोमीटर भी तो ज्यादा होंगे, किलोमीटर भी तो ज्यादा होंगे ना भाई, है ना। देखो आप कहीं भी देख लो, आप 25 मिनट की दूरी 14 किलोमीटर की हो रही है, तो आप देख लो कि 1 घंटे की दूरी हो सकता है कितने की हो, और ज्यादा लंबी हो, है ना, 2 घंटे की और ज्यादा लंबी हो, तो 5 घंटे की कम से कम और ज्यादा किलोमीटर होगी। हो सकता है वो 300 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, लेकिन 14 किलोमीटर से तो वो ज्यादा ही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो ये कौन सा अनुपात हुआ जल्दी बताइए। तो ये भी हमारा प्रत्यक्ष समानुपात हुआ। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जमा लेते हैं। हम लिखेंगे 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हम लिखेंगे हल वह 5 घंटे में x दूरी तय करेगा। 5 घंटे में x दूरी तय करेगा। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे ट्रक द्वारा तय की गई दूरी मिनट में, और ट्रक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में। ठीक है ना। ट्रक द्वारा तय की गई दूरी यहां लिखेंगे मिनट में, और ट्रक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया पूरा, जिसको हम जमाते हैं। और उसके बाद अब क्या करेंगे, मिनट में, मतलब 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 14 किलोमीटर की। फिर उसके बाद 5 घंटे में, अब देखो 5 घंटे, लेकिन यहां पे मिनट की बात हो रही है, तो 5 घंटे हम जानते हैं 1 मिनट में कितने घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 60 गुणा 5, तो कितने हो जाएंगे 300।
ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे 300। अब कितनी दूरी तय करेगा उसको हमने ले लिया x, ठीक है ना। चलिए अब यहां हो जाएगा 25/14 बराबर 300/x। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14/25 बराबर x/300। बस अब क्या करेंगे, अब केवल 300 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो 300 गुणा 14/25 बराबर x। चलिए तो 5 छक्का 30 पचम 25, 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 12 गुणा 14 बराबर x, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 इंटू 12, तो 12 चौको 48 की 8 हाजिर का 4, 12 कम 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। कितना आ जाएगा x बराबर 168 किलोमीटर की दूरी ये ट्रक तय करेगा कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो बस देखा आप लोगों ने क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन करने का एक सबसे अच्छा लॉजिक ये होता है कि क्वेश्चन को पहले समझिए, और क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अरेंज करिए। अगर क्वेश्चन अरेंज हो जाते हैं ना तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाता है। तो यहां पर देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ट्रक को हम लोगों ने कैसी स्पीड से ले गए, किस स्पीड से ट्रक, मतलब 1 घंटे में वो कितना चल रहा था, मतलब 25 मिनट की दूरी वो कितने किलोमीटर में तय कर रहा था, ऐसे ही वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा था। ये सब कुछ चीजें निकल जाती हैं, बस थोड़े से समझने की जरूरत है, और मुझे पता है आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो बस कहीं मत जाइए, और भी इतने सारे क्वेश्चन बचे हुए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त है। मतलब मान के चलिए एक छात्रावास है, उसमें 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं। अब क्या है भाई, विद्यार्थी हो गए। अब क्या है, बोला क्या है कि इनके लिए जो खाना है वो कितने दिन चल रहा है, 20 दिन। ये 20 दिन चल रहा है इनका खाना, मतलब सुबह शाम 100 विद्यार्थी आराम से खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब जैसे ये जो विद्यार्थी हैं, अब आराम से इनका दिन चल रहा है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि अगर इसमें 25 विद्यार्थी और जुड़ गए, लो भाई 100 विद्यार्थी थे, इसमें 25 विद्यार्थी और जुड़ गए, तो 100 + 25 कितने हो गए, 125। अब 125 हो गए तो भाई बजट तो गड़बड़ा गया ना। हमारे घर में भी क्या होता है, हमारे घर में भी देखिए मेहमान का आना अच्छी बात होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहमान को मत बुलाओ, मेहमान का आना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जिस हिसाब से बजट बनाते हैं और अचानक से जैसे कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि कहीं ना कहीं हमारा बजट गड़बड़ाता है। भाई जो राशन हम लोग, जो घर में एक घर में से 4 लोग हैं, आप उसको एक हफ्ते तक कम से कम 8 लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा राशन जो है वो कम पड़ता है ना। तो बस यही क्वेश्चन के अंदर भी बोला है कि भाई छात्र तो 100 हैं और जिनके लिए पर्याप्त 20 दिन का भोजन है कि वो सुबह शाम आराम से खाएंगे, लेकिन अब 100 की जगह 25 और बढ़ गए, तो ये खाना तो 20 दिन कम चलेगा ना, मतलब 20 दिन से कम चलेगा, तो मतलब अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो खाना हमारा कम हो रहा है ना, विद्यार्थी बढ़ा रहा हूं तो खाने वाले जो दिन है वो तो कम हो रहे हैं ना। तो बस क्या करना है, कौन सा अनुपात है ये, कौन सा मतलब काय में जाएगा, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में जाएगा। तो बस प्रतिलोम समानुपात को कैसे करते हैं आइए बता देते हैं। चलिए यहां पर हम लिखेंगे, तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, हम लिखेंगे हल माना ये भोजन सामग्री x दिन चलेगी, x दिन चलेगी, x दिन चलेगी। चलिए ये तो हो गया काम। अब क्या बोला है, अब ये भोजन सामग्री x दिन चलेगी। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर सबसे पहले बनाना है कि विद्यार्थियों की संख्या,
विद्यार्थियों की संख्या बटा, है ना, सामग्री चलने के दिन, ऐसा लिख लो, सामग्री चलने के दिन। ये जो मैं बता रहा हूं ये आप लोग अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। तो क्या हो गया, यहां पर सामग्री चलने के दिन और ये विद्यार्थियों की संख्या। तो भाई विद्यार्थियों की संख्या जब 100 थी तो सामग्री कितने दिन चल रही थी, 20 दिन। अब विद्यार्थियों की संख्या 100 से 125 हो गई, मतलब 25 विद्यार्थी बढ़ गए, तो हमने इसको x ले लिया। बस अब क्या करना है, जब हमारा ये प्रत्यक्ष मतलब ये कौन सा है, प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, ये प्रतिलोम समानुपात है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये कम हो रहा है। आया समझ में। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होता है, हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 20 बराबर 125 गुणा x। तो 125 नीचे आ जाएगा, तो 100 गुणा 20 बराबर 125 बराबर x। तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, ठीक है ना। उसके बाद 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4 चौको 16, x बराबर कितना हो गया, 16। तो हम लिखेंगे अतः यह भोजन सामग्री, अतः यह भोजन सामग्री, यहां लिख लो, अतः ये भोजन सामग्री, अतः यह भोजन सामग्री 16 दिन चलेगी, 16 दिन चलेगी। तो बस यही क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है और हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं भी कहीं से मतलब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और हमारे सामने एक नया अनुपात भी आ गया, कौन सा, प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए इसका हमने पहले क्वेश्चन देख लिया है, अभी तो और क्वेश्चन करना बाकी है, बस करते जाओ करते जाओ और करते जाओ। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या यह व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए ये विजेताओं की संख्या 1 2 4 5 8 10 और 20, ये विजेताओं की संख्या है और ये प्रत्येक विजेता को पुरस्कार मिल रहा है। देखिए अगर मेरे पास विजेता 1 होता तो उसको तो 1 लाख रुपए मिल जाता, भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही विजेता 1 लाख रुपए मिल गया। लेकिन अब अगर मैंने विजेताओं की संख्या 2 कर दी तो अब ये 1 लाख रुपए बढ़ गए, कैसे, 50-50 हजार में बढ़ गए। अब 2 की जगह 4 विजेता हो गए तो 1 लाख के 4 हिस्से, फिर 5 हो गए तो 5 हिस्से, 8 हो गए तो 8 हिस्से, 10 हो गए तो 10 हिस्से और 20 हो गए तो 1 लाख के मतलब 20 हिस्से हो जाएंगे। अब यहां पर बात यह आती है समझने वाली, क्या, अगर मेरी विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो मेरी इनाम की राशि भी तो घट रही है, 1 लाख से 50 हजार हुई, फिर और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इनाम पाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ रही है ना, तो यहां पर हमारे इनाम जो बढ़ रहा है वो तो कम हो रहा है ना, 1 लाख से बढ़ते बढ़ते वो कहां चला जाएगा। तो बस ये कौन सा अनुपात है, ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। आया समझ में, यह अनुक्रमानुपाती नहीं है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, विजेता, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बटा विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जब एक विजेता था तो 1 लाख रुपए उसको मिल गए, जब 2 विजेता थे तो 50-50 हजार मिल गए, लेकिन अब विजेता अगर 4 हो गए तो 1 लाख के 4 हिस्से कितने हो जाएंगे,
तो 4 हिस्से करिए, कर दीजिए, भाग दे दीजिए भाई। तो 1 2 3 4 5 और ये 4, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 25,000। ठीक है। अब यदि इनाम पाने वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो 5 हैं, इनाम पाने वाले व्यक्ति अगर 5 हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इनाम पाने वाले व्यक्ति 5 हैं तो ये 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 20,000। देखो 5 दूनी 10 तो कितने हो गए 20,000। ठीक है ना। चलिए अब अगर इनाम पाने वाले व्यक्ति 8 है, इनाम पाने वाले व्यक्ति 8 है, मतलब इनाम की राशि अगर 8 लोगों में बंटती है तो क्या होता है, ये हो जाएगा 1 लाख और 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगी 12,500। ठीक है। अब अगर इनाम पाने वाले व्यक्ति 10 हैं तो 1 0 से 1 0, कितना बचा 10,000। और अगर इनाम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 हो गई तो 1 0 से 1 0 और 2 पंजे 10, मतलब 5,000। तो देखा आप लोगों ने, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर इनाम 1 लाख का था, बढ़ते बढ़ते कितना बचा 5,000, लेकिन यहां पर पाने वालों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। मतलब अगर कोई भी राशि अगर आपको मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ये कौन से अनुपात को बताएगी, मतलब ये हमारा प्रत्यक्ष पे जाएगा कि ये प्रतिलोम पे जाएगा समानुपात। तो ये डिपेंड करता है कि जब राशि है तो राशि में बंटने वाले लोग कितने हैं, और जो राशि है वो बढ़ते 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 मतलब कम हो रही है, जो इनाम है वो कम हो रहा है, लेकिन लोग की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां से आपने क्या समझा, जी हां ये प्रतिलोम समानुपात है, जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते जाइए, गलती कहीं मत करिएगा। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, एक डब्बा है उसकी मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या 4 कमी कर दें तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिलेगी। मतलब मान के चलिए ये मिठाई है, ये आपकी मिठाई है, ठीक है। अब इस मिठाई के डब्बे के अंदर जो मिठाइयां हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये मिठाइयां हैं, ठीक है ना। अब ये जो मिठाइयां हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 24 बच्चों में, ठीक है। 24 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और प्रत्येक बच्चों को कितने पीस मिल रहे हैं, 5, है ना। 5 मिठाइयां मिल रही हैं प्रत्येक बच्चे को, है ना। मतलब 24 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाई मिल रही है। अब लेकिन मैंने बोला कि एक काम करो, 4 बच्चों को मैंने हटा दिया, 4 बच्चों को मैंने हटा दिया। अब मैंने बोला है कि भाई कितने हो गए बच्चे, 20 बच्चे हो गए। अब मुझे यह बताना है कि अब प्रत्येक बच्चे के हाथ में कितनी कितनी मिठाइयां आ रही हैं। मतलब मैंने अगर बच्चों की संख्या कम कर दी तो हो सकता है कि बच्चों के हाथ में मिठाइयों की संख्या बढ़ जाए, तब तो बच्चों के मजे हो जाएंगे। और अगर बच्चों की संख्या 24 थी तो उनको 5-5 मिल रही थी, लेकिन अब बच्चे 20 हो गए। मतलब बचपन में रहते हैं ना कि अगर मान के चलो कोई हमें चीज बांटता है तो ऐसा लगता है ना कि ये हट जाए, ये हट जाए, मुझे मिल जाए, है ना। मतलब बचपना होता है। तो वैसे ही यहां पर वही क्वेश्चन है कि अगर उन बच्चों को 24 से अगर मैंने 20 कर दिया तो बच्चों को मिठाई की जो संख्या है वो तो ज्यादा मिलेगी ना। तो चलिए ये कौन सा अनुपात है, ये भी हमारा प्रत्यक्ष जो नहीं होगा, ये हमारा जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस क्या करना है, जमाना है। हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, चलिए पहले तो लिख लेते हैं। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिलेगी, हम कहेंगे माना हल, माना प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयां मिलेंगी, x मिठाइयां
मिलेगी। चलिए ये हो गया, प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयां मिलेंगी। अब यहां लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और यहां लिखेंगे मिठाइयों की, मिठाइयां या बच्चों को बंटने वाली मिठाइयां, बच्चों को मिलने वाली मिठाइयां, मिठाइयां। ठीक है, चलिए तो ऐसा कुछ जमा लिया हमने। अब उसके बाद इसको हम लोग इस फॉर्मेट को कर देते हैं ऐसे ही क्लोज। ये चलिए, बच्चों की संख्या जब 24 थी, बच्चों की जब संख्या जब 24 थी तो बच्चों को मिलने वाली मिठाइयां कितनी थी? 5। लेकिन अब इनने बोला है कि संख्या कम कर दी, 4 कम कर दी, तो 24 में से 4 गए तो 20 बचे। तो यहां पर हमने इसको x ले लिया था। तो बस अब करना क्या है, हाँ ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो बस क्या करना है, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। 20 नीचे आ जाएगा, तो 24 गुणा 5 बटा 20 बराबर x। चलिए अब कौन से पहाड़े से कर लेंगे भाई, 4 छका 24, 4 पंजे 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया? 6। मतलब प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। ये आप हर क्वेश्चन में लिखना ताकि आंसर बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बचे, कहीं मत जाइए। और यहां पर हमारे जो क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर नई नई चीजें हमको सीखने के लिए मिलेंगी, और आप लोग भी इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, मजा आ जाएगा इन क्वेश्चनों को करने में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है, आपका प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, मतलब समानुपात क्या होता है, प्रत्यक्ष समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, इसका विशेष करके ध्यान रखना। और सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जिस मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए जाहिर सी बात है, एक सोचने वाली बात है कि अगर आप कोई भी काम कराएंगे, तो आप अगर अपने घर में कोई भी काम करा रहे हैं, तो आप जैसे मान के चलिए 3 मजदूर लेकर आए, तो आपने क्या करा, आपने बोला कि भाई ये 3 मजदूर है, ये काम 4 दिन में खत्म कर देना। अब उसने सोचा यार 4 दिन तो बहुत हो जाएंगे, एक काम करो 2-3 मजदूर और लेकर आ जाओ। तो यहां क्या हो रहा है, मजदूर को मैं बढ़ा रहा हूं, तो यहां 4 दिन की जगह काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको पता है, समझ में ये बात आना चाहिए कि अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर मैं काम करने वाले लोगों को बढ़ा दूंगा तो काम भी तो मेरा कम हो जाएगा ना। तो यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है आपके घर का। जी हां, आपके घर में आपकी मम्मी जो है वो काम करती हैं, अगर उनकी कोई मदद कर देता है तो काम भी जल्दी हो जाता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मम्मी ये लाना, मम्मी वो लाना, ये सब चीजों में करने में तो क्या हो जाता है, उनको अकेले को काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सब मिलके काम करते तो काम जल्दी खत्म हो जाता ना। तो ये भी हमारा एक प्रत्यक्ष समानुपात का तो उदाहरण नहीं हुआ, ये काय का हुआ, ये हमारा ये प्रतिलोम समानुपात का हुआ। क्योंकि अगर काम बढ़ जाएगा, मतलब अगर लोग बढ़ जाएंगे तो काम कम हो जाएगा ना। तो बस यही बात है। ऐसे ही पहले के शादी ब्याहों में भी यही होता था कि काम करने वाले लोग इतने होते थे कि शादी का जो भी काम होता था फटाफट खत्म हो जाता था। तो यहीं पे यही चीज लागू होती है। तो ये मैंने बोला ना, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल उठाओ, जितने एग्जाम्पल उठाओगे आप उतने अच्छे इसको समझ जाओगे। तो चलिए आते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा, हम लिखेंगे हल माना यह काम
x दिन में पूरा होगा, x दिन में पूरा होगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या, कार्य करने वाले व्यक्ति, कार्य करने वाले व्यक्ति और यहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति तो यहां पर हो गए, और नीचे के लिखेंगे व्यक्तियों को काम करने में, या ऐसा लिख लो कि 3 के स्थान पर व्यक्तियों को काम लगता है तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्या है, जिस मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, तो व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ये कार्य करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य दिनों में। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये चीज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, तो आप अपने हिसाब से भी इनको लिख सकते हैं, और जैसा भी आपको जमा है, बस थोड़ा सा जमा ठीक से होना चाहिए। देखिए कार्य करने वाले व्यक्ति कितने थे, 3, तो व्यक्तियों द्वारा कार्य कितने में हो रहा था, 4 दिन। यही दिया है ना कि पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति 3 के स्थान पे 4 हो जाए, तो 3 के स्थान पे 4 हो जाए तो वह कार्य कितने दिन में होगा, तो बहुत अच्छे से तो जान सकते हो कैसे होगा ये कार्य। चलिए यहां पर 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा x, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो x गुणा 4/4 बराबर x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो क्या लिखेंगे, जी हां हम लोग लिखेंगे कि अतः यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 3 दिन में। हम लिखेंगे अतः यह कार्य 3 दिन में पूरा होगा। देखिए जब काम करने वाले व्यक्ति बढ़ गए तो यहां पर दिन, काम करने के दिन कम हो गए, तो बस यही तो लॉजिक है जो पकड़ना है। आप लोग सारे क्वेश्चन के इस तरह के लॉजिक समझो, आप, मेरी गारंटी है कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया है, और जहां क्वेश्चन पकड़ा में आ गया फिर तो सॉल्व करने में टाइम बिल्कुल भी लगेगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए, क्योंकि हम लोग रिविजन खत्म करने के बस कुछ ही देर में कंप्लीट कर लेंगे अपना रिविजन, क्योंकि बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। भाई समझ में आ गया इतना कि 63 दिन में कोई भी चीज बनाना है, उनको 42 मशीनों की जरूरत पड़ रही है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए जब यहां पे 63 दिन थे, जब यहां पर 63 दिन थे, तो मशीनें कितनी थी, 42। तो अगर मैं दिन कम कर दूंगा तो मशीनें भी तो बढ़ जाएंगी, मतलब 42 से तो ज्यादा ही लगेंगी ना। आया समझ में। अगर मैं यहां पर दिन कम कर दूंगा तो मशीनें बढ़ जाएंगी। तो काय का उदाहरण हुआ, जल्दी बताओ, मेरे कान तक सुनाई देना चाहिए। प्रतिलोम समानुपात है ना ये, क्योंकि देखो यहां पे 63 दिन थे तो 42 मशीन लग रही थी, लेकिन यहां पे 54 दिन है तो मशीनें बढ़ जाएंगी ना। दिन कम हो गए तो मशीनें बढ़ जाएंगी, तो बस यही तो हमको जमाना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे माना हल माना x मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम लिखेंगे मशीनों की संख्या, दिनों की संख्या, ऐसा लिख लो, वस्तुएं
वस्तुएं, ऐसा कर लो, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाना है, तो हम लिखेंगे वस्तुओं के बनाने के दिन, वस्तुओं के बनाने के दिन, ऐसा लिख लो, ठीक है ना। और यहां लिख लो मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या। देखिए अब क्या करा, देखिए यहां पर जब 63 दिन थे वस्तुओं को बनाने के लिए, तो मशीनें कितनी थी 42, लेकिन अब मुझे 54 दिन में बनाना है वस्तुएं, तो कितनी मशीनें की जरूरत पड़ेगी, x की। यहां हम लोगों ने पहले लिख दिया था, तो बस क्या करेंगे, 63 गुणा 42 बराबर 54 गुणा x। तो चलिए, तो हो जाएगा 63 गुणा 42 और ये है 54। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए जल्दी से, कौन से पहाड़े में 54 भी आता है, 63 भी आता है, 42 भी आता है। देखो 7 छंग 42, 7 8 56, या 9 7 63, 9 छक्का 54, आराम से कैंसिल हो रहा है, बोलो हाँ। तो आपको क्या लग रहा है काय से कैंसिल करूं, तो मैं कर देता हूं इसको 7 छंग 6 7 42 और मतलब ये हो जाएगा 7 छंग 42 और 7 8 56, ठीक है ना। और उसके बाद कितना हो जाएगा, आगे और कैंसिल करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पे 63 नीचे आ गया, एक काम करो आप इसको, यहां हो गया 42 और यहां कर दो 54, तो आप एक काम करो इसको कैंसिल कर दो 9 से, तो 9 7 63, 9 छक्का 54। क्यों, वो इसलिए क्योंकि फिर आपका ये 6 से आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 7 42, इसलिए आया समझ में, इसलिए मैंने इसको ऐसा कैंसिल कर दिया। 7 7 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 49। तो देखिए 54 दिनों के लिए मुझे कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगी, 49 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 54 दिनों में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। है ना। देखिए मैंने यहां से इसलिए पहले इसको कैंसिल किया क्योंकि नीचे 8 बच रहा था, तो 8 से 63 को काटना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने जो सबसे पहले सरल लगा मैंने उसको कैंसिल किया, और मैंने इन दोनों को सबसे पहले कैंसिल किया, 9 7 63 और 9 छक्का 54, और फिर उसके बाद मेरे 6 से 6 7 42, तो 7 7 49। मतलब जो आपको अच्छी इजी मेथड लगे आप उससे सॉल्व करो, लेकिन बस ध्यान रखो कि कैंसिलेशन में कहीं उलझन ना हो जाए और कहीं हम अटक ना जाए। तो बस इस बात का ध्यान रखो, मैंने जहां देखा कि नीचे 8 आ रहा है तो वहां 63 को कैसे में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उसको हटाकर फिर मैं डायरेक्ट उससे कैंसिल किया, तो वो आसानी से कैंसिल भी हो गया। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए और छोटी छोटी गलतियों का बिल्कुल ना होने पाए, कुछ ऐसा अपना माइंडसेट करिए, बस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो चलिए बस देर किस बात की, आए अपने अगले क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के लिए 8 कालांश होते हैं, ठीक है, होते हैं, हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ने में क्या होता है भाई, एक के बाद एक घंटी लगती है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, और देखते हैं कब छुट्टी हो जाए, है ना। तो वो कहां तक इंतजार करते हैं, 8 कालांश होने तक। और भाई 45 मिनट का एक कालांश, मतलब एक पीरियड 45 मिनट का। अब भाई चलो ठीक है, कभी मैथ्स के टीचर बहुत कड़क हैं तो क्या है भाई, टाइम हो गया यार, 45 मिनट नहीं हुए अभी तक, सर कब तक पढ़ाएंगे, तो इस तरह से हम लोग वेट भी करते हैं। तो एक कालांश है 45 मिनट का, ठीक है, एक कालांश है आपका कितना, 45 मिनट का।
अब उसके बाद क्या बोला है, यह कालांश करते, यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहे, यदि स्कूल के बराबर अवधि में 9 कालांश हो तब प्रत्येक कालांश कितने समय के होंगे। देखिए मान के चलिए आपका स्कूल लगता है सुबह 7:30 बजे से और खत्म हो रहा है 1:30 बजे। जनरली स्कूलों का टाइमिंग यही चल रहा है। तो क्या होता है कि उसके बीच में कितने कालांश होते हैं, 8 कालांश होते हैं। 8 पीरियड इस पूरे अंदर सेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहां पर जो आपके कालांश होंगे, अब उसमें क्या होगा, तो अब देखिए यहां पर मुझे इसी टाइमिंग के अंदर 9 कालांश क्या बनाना है, सेट करना है। 9 कालांश इसी टाइमिंग के अंदर है। तो अब इस कालांश में जो टाइमिंग एक पीरियड की लग रही थी वो कितनी थी, 45 मिनट की, ठीक है ना। पर अब इसके अंदर में टाइमिंग क्या रखूं, 9 कालांश के अंदर टाइमिंग क्या रखूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जाइएगा नहीं, बस हम इस रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हमारा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट और आप भी इस रिवीजन को जरूर करिएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लिखते हैं कि प्रत्येक कालांश में कितना समय होगा। हम लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे माना प्रत्येक कालांश में, प्रत्येक कालांश x समय का होगा, x समय का होगा, है ना। तो अब हम लिखेंगे पहला कालांश के 8 अवधि के कालांश लिख लेते हैं, ठीक है ना। कालांश इस किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। तो हम लिखेंगे कालांश और नीचे लिखेंगे कालांश की अवधि, है ना। कालांश की अवधि जो काय में चल रही है, मिनट में, ठीक है। चलिए यहां हमने जमा लिया और उसके बाद देखिए यहां है कालांश। तो जब हमारे पास 8 कालांश थे तो उस कालांश की अवधि कितनी थी, 45 मिनट की। अब मुझे करना है 8 की जगह पे 9 कालांश, तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी ये मुझे नहीं पता। तो बस अब करना क्या है, ये हमारा कौन सा अनुपात है, ये हमारा कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए 8 गुणा 45 बराबर 9 गुणा x, तो यहां x नीचे आ जाएगा। तो 8 गुणा 45 बटा 9 बराबर x। तो 9 पंजे 45 और 5 अट्ठे 40 मिनट। तो यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई अगर कालांश 9 हो जाते हैं तो उसकी अवधि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 मिनट की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक कालांश, अतः प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा, 40 मिनट का होगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने क्वेश्चन को खत्म किया और क्वेश्चन को खत्म करने के बाद यहां पर हमने पूरा रिवीजन भी यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। तो बस आप लोग भी अपने रिवीजन को कंप्लीट करिए और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे से अपने कमेंट में भी पूछ सकते हैं। पर बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और कहां जाना है, कैसे देखना है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए। जब आप टाइप कर लेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर 6 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको केवल फ्री एजुकेशन का पूरा बेनिफिट उठाना है और अपनी पढ़ाई बस करते रहना है। उसके बाद जब आप लोग यहां पहुंच जाएंगे तो यहां पर जैसा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं ना वही सारे सब्जेक्ट के लिए प्रोसेस रहेगी। यहां पर आपको क्लास 12, 11 से लेकर
आपको 6, 7, 8 जितनी भी क्लासेस है सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और उनका प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब हम मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पे हम यहां पहुंच जाएंगे और यहां पर मैथ्स में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको दिखाई जाएंगे कुछ इस तरह से। यहां पर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट में, आप लोगों को मैथ्स के सब्जेक्ट में जो भी आपको अध्याय पढ़ना है बस क्लिक करो और उसके बाद आप एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देख सकते हो कुछ इस तरह से। बट बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।